नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मीडिया ने 15 सालों तक महानायक या बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के ऊपर बैन लगाया था, और वो भी तब जब वो अपने कैरियर के पीक पर थे। आज तक आपने कभी भी किसी भी कलाकार के बारे में ये नहीं सुना होगा कि उस पर मीडिया ने बैन लगा दिया हो, और वो भी इतने लंबे समय के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा हुआ था, और वो भी तब हुआ था जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। 1975 के पहले दरअसल किसी भी राजनेता ने कैसी भी विकट परिस्थिति होने पर प्रेस को प्रतिबंधित नहीं किया था, चाहे वह चीन से भारत की हार रही हो या पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में लगा आपातकाल रहा हो। प्रेस हमेशा स्वतंत्र रहे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो सबसे पहले प्रेस को प्रतिबंधित किया गया। उस दौर में प्रमुख अखबारों के जो कार्यालय थे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर थे। वहाँ की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन का अखबार न छप सके, और जो अखबार छप भी गए थे उनके बंडल जब्त कर लिए गए, हॉकरों से अखबार छीन लिए गए। 26 जून की दोपहर तक सेंसरशिप लागू करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को रौंद डाला गया। अखबारों के दफ्तरों में अधिकारी बिठा दिए गए जिनकी अनुमति के बिना कोई भी न्यूज़, कोई भी समाचार छप नहीं सकता था। 250 प्रमुख पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। इस दौरान जो फिल्मी पत्रिकाएं या मैगजीन निकलते थे उन पर भी सेंसरशिप लगा के बंद कर दिया गया था। तो इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन की गांधी परिवार से नज़दीकी। दूसरी वजह थी कि 1975 की इमरजेंसी में अमिताभ ने इमरजेंसी को सही बताते हुए उसकी बड़ी वकालत की थी, और हमेशा वो संजय गांधी के साथ इधर से उधर घूमते नज़र आते थे। इस कारण मीडिया ने दोनों को समकक्ष ही माना, और ये निष्कर्ष निकाला कि अमिताभ बच्चन के कहने पर ही गांधी परिवार ने या इंदिरा गांधी ने प्रेस पर पाबंदी लगाई है, और इसलिए हम सबको मिलकर इस नुकसान की भरपाई ऐसे करनी है कि अमिताभ बच्चन पर बैन लगा दिया जाए। और उसके बाद से 15 सालों तक ये बैन चलता रहा। एक पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, उनकी तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब फिल्मी दुनिया पर इमरजेंसी की मार पड़ी थी तब भी बच्चन खामोश रहे, और उस दौर में पर्दे पर सत्ता का विरोध करने वाले एंग्री यंग मैन की भूमिका बखूबी निभाते रहे, जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में। लेकिन असल जिंदगी में सत्ता प्रतिष्ठान के सामने झुककर गांधी नेहरू परिवार से गलबहियां करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं महसूस हुई। ये बात अलग है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बच्चन परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर बच्चन परिवार ने खुद को धीरे धीरे गांधी परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। ऐसा रशीद किदवई का कहना है। दरअसल ये वो दौर था जिस दौर में अमिताभ अपने पीक पर थे, और उनकी लगभग सारी हिट फिल्में उसी दौरान रिलीज़ हुई थी, जैसे हेरा फेरी, अदालत, कभी कभी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, जुर्माना, सुहाग, नटवरलाल, ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, शान, कालिया, याराना, नसीब, लावारिस, सिलसिला, नमक हलाल, शक्ति, खुद्दार, सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल और कुली आदि सभी फिल्में उस बैन के दौरान की थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से किसी भी फिल्म के बारे में कोई समीक्षा, कोई प्रचार, कोई खबर
या कोई कमेंट किसी भी अखबार या पत्रिका में उस दौरान नहीं छपा था। कुली में चोट लगने के बाद 1982 में जब कुली फिल्म के दौरान इन्हें चोट लगी, तो जब देश भर में जगह जगह लोग दुआएं मांग रहे थे, तो उस समय कुछ पत्रकार समूहों ने या कुछ व्यक्तिगत पत्रकारों ने इनसे संपर्क किया, इनका हालचाल पूछा या इनके लिए सद्भावना प्रस्तुत की, और फिर धीरे धीरे अगले कई सालों में जाकर ये बैन ख़त्म हुआ। अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि जब गांधी परिवार से नज़दीकी के कारण मुझ पर बैन लगा दिया गया और मीडिया ने मेरा बायकॉट कर दिया, तो मैंने भी मीडिया का बायकॉट कर दिया। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। फिल्मी पत्रिकाओं ने मुझे बैन कर दिया। फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों में मेरी तस्वीरें, खबरें आना बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर प्रेस को ये अधिकार है कि वो मुझे बैन कर दे, तो मेरा भी ये अधिकार है कि मैं उन्हें अपने सेट पर न बुलाऊं। और ये अमिताभ बच्चन ने स्वीकार किया कि उन्हें मीडिया को बैन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें इससे जितना फ़ायदा नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने बाद में कहा कि मीडिया एक पोस्टमैन की तरह है। जब वो बुरी खबर देता है तो हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो मेरी भूल थी और मैं उस गलती को कबूल करता हूँ। ये जो मीडिया और अमिताभ के बीच की तनातनी का दौर है, ये 15 सालों तक चलता रहा। 1982 में कुली की शूटिंग के दौरान मीडिया ने उनके लिए दुआ की और कुछ लोग संपर्क में आए मीडिया के। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1989 में जब बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आया, तब उन्होंने अपनी फिल्म अजूबा के सेट पर मीडिया वालों को बुलाकर अपनी सफाई दी कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो वो 15 सालों बाद वो समय आया जब मीडिया और इनके में पैचअप हुआ। और बाकी ये तो आप सबको पता ही होगा कि सोनिया गांधी को भारत आने पर 40 दिन अमिताभ के ही घर में रखकर हिंदुस्तानी तौर तरीक़ों की ट्रेनिंग दिलाई गई थी, और बाद में वहीं से तेजी बच्चन ने उनका विवाह करवाया था राजीव गांधी से। एक तरह से अमिताभ बच्चन का घर ही उनका मायका था, और वहीं से सारी तैयारियां हुई और वहीं से उनकी शादी हुई। तो इन सब का कुछ खामियाजा तो भुगतना ही था बिग बी को। फिलहाल कहा जाता है कि इंसान दो चेहरे लेकर घूमता है, पहला उसका होता है और दूसरा संगत का। इसी दूसरे चेहरे ने अमिताभ को फंसा दिया। बोफोर्स घोटाले में भी उनका नाम इसी कारण से आया था, गांधी परिवार से नज़दीकी की वजह से। कहा गया है ना कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागी है। अर्थात काजल भरे कमरे में जितना भी बुद्धिमान या चौकन्ना व्यक्ति जाए, कहीं न कहीं एक कालिख तो उस पर लग ही जानी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।